जरा सोचिए, हम जिस जमीन पर रहते हैं, जहां हमारे शहर बसे हैं, जहां हमारे खेत हैं, ये सपाट जमीन, ये मैदान आए कहां से, ये बने कैसे? आज हम पृथ्वी के इसी सबसे जरूरी हिस्से की कहानी को समझेंगे। एक तरह से कहें तो ये हमारी पूरी सभ्यता की नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 80%। जी हाँ, दुनिया की 80% से भी ज्यादा आबादी इन्हीं मैदानों पर रहती है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसानी जिंदगी के लिए ये मैदान कितने कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो सवाल उठता है कि ये मैदान आखिर है क्या? मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से इनकी परिभाषा क्या है, और ये पहाड़ों या पठारों से अलग कैसे हो गए? चलिए सबसे पहले इनकी बिल्कुल बेसिक पहचान को समझते हैं। बहुत सीधी सी बात है। मैदान मतलब जमीन का एक बहुत बड़ा, फैला हुआ और ज्यादातर सपाट हिस्सा, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से बहुत कम होती है। एक तरह से सोचें तो ये एक विशाल कैनवस जैसा है जिस पर कुदरत और इंसान दोनों ने अपनी कहानी लिखी है। बस यही इनकी सबसे सीधी साधी पहचान है। और इनका स्केल तो देखिए, मतलब होश उड़ाने वाला है। पृथ्वी की लगभग 55% जमीन तो मैदानी है। सोचिए, आधी से भी ज्यादा। और यही वजह है कि सिंधु घाटी हो, मेसोपोटामिया हो या नील नदी घाटी, सारी बड़ी प्राचीन सभ्यताएं इन्हीं मैदानों में फली फूली। और आज भी, चाहे वो अमेज़न के घने जंगल हों या हमारे भारत के विशाल उत्तरी मैदान, खेती, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, हर चीज की रीढ़ यही मैदान है। अच्छा, मैदानों को और बेहतर समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये दूसरी लैंडफॉर्म से अलग कैसे हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं मैदान, पठार और पहाड़ों के बीच के बड़े बड़े अंतर पर। देखिए, ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। मैदान मतलब कम ऊंचाई और सपाट जमीन। पठार जो ऊंचे तो होते हैं पर ऊपर से टेबल की तरफ फ्लैट होते हैं। और फिर आते हैं पहाड़, अपनी नुकीली चोटियों के साथ सबसे ऊंचे। लेकिन असली कहानी जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है वो है मिट्टी की। मैदानों में होती है नदियों की लाई हुई बेहद उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, और बस यही वो एक चीज है जो मैदानों को खेती और घनी आबादी का सेंटर बना देती है, जो कि पहाड़ों पर मुमकिन ही नहीं है। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर ये इतने बड़े बड़े मैदान बने कैसे? देखिए, इनके बनने के पीछे कई नेचुरल फोर्सेस का हाथ है, लेकिन इनमें सबसे पहली और सबसे ताकतवर है नदियां। इसको ऐसे समझिए, नदियां जो हैं वो कुदरत की कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। ये लाखों साल तक पहाड़ों को काटती रहती हैं और वहां से जो भी मिट्टी, रेत, कंकड़ मिलता है उसे बहाकर अपने साथ ले आती हैं और फिर निचले सपाट इलाकों में परत दर परत बिछाती चली जाती हैं। ये एक बहुत ही धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रोसेस है जिससे दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान बनते हैं। ये पूरा काम ना 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, नदियां पहाड़ों में चट्टानों और मिट्टी को काटती हैं, जिसे हम इरोजन कहते हैं। स्टेप 2, फिर ये सारा मलबा मतलब गाद, रेत, बजरी सब कुछ पानी के साथ नीचे की तरफ बहने लगता है। स्टेप 3, जैसे ही नदी सपाट इलाके में पहुंचती है उसकी रफ्तार कम हो जाती है और वो ये सारा मलबा जमा करना शुरू कर देती है। और स्टेप 4, हजारों सालों तक ये परतें एक के ऊपर एक जमती रहती हैं और आखिर में जाकर एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान तैयार हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस का नतीजा क्या निकलता है? जलोढ़ मैदान, जिन्हें अलूवियल प्लेन्स भी कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है इनकी मिट्टी, जिसे कहते हैं अलूवियम। ये गाद, रेत और चिकनी मिट्टी का एक ऐसा मिक्सचर है जो खेती के लिए वरदान से कम नहीं। दुनिया के जो बड़े बड़े एग्रीकल्चरल बेल्ट्स हैं ना, जैसे हमारा गंगा यमुना का मैदान हो, पाकिस्तान का सिंधु मैदान हो या फिर मिस्र की नील नदी घाटी, ये सब ऐसे ही बने हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नदियों की नहीं है। मैदान बनाने का काम सिर्फ नदियां ही नहीं करती। 2 और बहुत बड़ी ताकतें हैं जो इसमें शामिल हैं। एक तो है बर्फ के विशाल ग्लेशियर और दूसरी है लगातार बहने वाली हवा। और इन दोनों के काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। ग्लेशियर को आप एक विशाल बुलडोजर समझिए। वो जब चलता है तो अपने साथ भारी मात्रा में चट्टान और मिट्टी को घसीटता है, और जब पिघलता है तो सारा मलबा वहीं छोड़ देता है। दूसरी तरफ है हवा। हवा एक महीन कलाकार की तरह है। वो धूल और रेत के बिल्कुल बारीक कणों को हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ाकर ले जाती है और धीरे धीरे कहीं और जमा कर देती है।
तो जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ और विशाल ग्लेशियर पिघलने लगे तो उन्होंने अपने साथ लाया हुआ सारा मलबा वहीं छोड़ दिया। और नतीजा ये हुआ कि हिमनद मैदान यानी ग्लेशियल प्लेन्स बने। उत्तरी यूरोप जैसे जर्मनी, पोलैंड और कनाडा के बड़े बड़े प्रेरी मैदान ये सब इसी तरह बने हैं। वहां आज भी मोरीन और ड्रमलिन जैसी आकृतियां मिलती हैं जो ग्लेशियरों के छोड़े हुए निशान हैं। और अब बात हवा की। हवा के काम से जो मैदान बनते हैं उन्हें कहते हैं लोएस मैदान। और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है उत्तरी चीन का ह्वांगहो नदी का मैदान। यहाँ पे हुआ ये है कि रेगिस्तानों से हवा ने बारीक धूल उड़ा उड़ा कर यहाँ जमा कर दी। इस धूल को लोएस कहते हैं। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ तो होती है, लेकिन पानी से इसका कटाव भी बहुत जल्दी होता है। तो हमने नदी, बर्फ और हवा की बात कर ली, पर इनके अलावा भी कुछ और प्रोसेस हैं जिनसे मैदान बनते हैं। इसमें समुद्र का भी रोल है और धरती के अंदर की ताकतों यानी टेक्टोनिक फोर्सेस का भी। चलिए देखते हैं कैसे। एक तरीका तो है तटीय जमाव। इसमें समुद्र की लहरें किनारों पर लगातार रेत और मिट्टी जमा करती रहती हैं, जिससे कोस्टल प्लेन्स बनते हैं। और दूसरा तरीका जरा ज्यादा ड्रामेटिक है। इसमें धरती की टेक्टोनिक ताकतों की वजह से जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस जाता है। अब ये जो गहरा गड्ढा या बेसिन बनता है, उसे नदियां लाखों सालों में अपने मलबे से पाट देती हैं और एक स्ट्रक्चरल मैदान तैयार हो जाता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण तो अपने देश में ही हैं। भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान हैं, वो समुद्री जमाव से बने हैं। और हमारा विशाल उत्तर भारत का मैदान, वो एक क्लासिक स्ट्रक्चरल मैदान का उदाहरण है। हुआ ये कि जब हिमालय ऊपर उठ रहा था तो उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा गर्त, एक फॉडी बेसन बन गया। और फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों ने लाखों साल लगाकर इस खाई को भर दिया और इस विशाल मैदान को बनाया। अब तक हमने जितनी भी बात की वो सब मैदानों के बनने की थी, मतलब कहीं से मलबा आकर जमा हुआ। लेकिन मैदान बनने का एक आखिरी तरीका भी है जो इसका ठीक उल्टा है। यहाँ मैदान कुछ जमा होने से नहीं, बल्कि किसी ऊंची चीज के घिस कर खत्म हो जाने से बनता है। इस बहुत ही लंबी, करोड़ों साल की घिसावट वाली प्रक्रिया का जो नतीजा होता है, उसे ज्योग्राफी में एक खास नाम दिया गया है, पेनी प्लेन। पेनी का मतलब है ऑलमोस्ट या लगभग, तो पेनी प्लेन मतलब लगभग एक मैदान। ये कॉन्सेप्ट W.M. डेविस ने दिया था। ये किसी भी लैंडस्केप के जीवन का आखिरी स्टेज है, जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हवा और पानी से कट कर लगभग सपाट हो जाते हैं। तो ये जो अपरदनात्मक मैदान या पेनिप्लेन्स होते हैं, ये इरोजन के एक लंबे साइकिल का आखिरी स्टेज होते हैं। ये हल्के ढलान वाले, कम ऊंचाई वाले लैंडस्केप होते हैं। और ये हमें एक बड़ी ज़रूरी बात याद दिलाते हैं कि वक्त और कुदरत की ताकतों के सामने बड़े से बड़े पहाड़ भी आखिरकार घुटने टेक देते हैं। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में ऐसे बहुत पुराने घिसे हुए मैदान आज भी देखने को मिलते हैं। तो आखिर में ये एक लाइन शायद पूरी कहानी का सार बता देती है कि मैदान वो मंच है जिसे कुदरत ने बड़े सब्र के साथ बनाया, जिस पर इंसानी सभ्यता का पूरा नाटक खेला गया। सोचिए, प्रकृति ने लाखों साल लगाकर बड़े धैर्य से ये स्टेज तैयार किया ताकि हम सब इन समतल, उपजाऊ जमीनों पर बस सकें, खेती कर सकें और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा सकें। ये सच में वो स्टेज है जिस पर पूरी मानवता की कहानी लिखी गई है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये मैदान हमें कितने शांत और स्थिर दिखते हैं, है ना? पर क्या असल में ऐसा है? क्या आज भी नदियां नई मिट्टी नहीं जमा कर रही? क्या आज भी टेक्टोनिक प्लेटें खिसक नहीं रहीं? इन मैदानों को लगातार बना और बदल नहीं रहीं? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि धरती के बनने की कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये आज भी इसी वक्त चल रही है।